टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन छात्र छात्राओं के लिए जो खास करके बीए फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर में गए हैं और खोज रहे हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या है और कैसे प्रश्न आएंगे। तो उसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ूंगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आप सभी लोगों के लिए न्यू मॉडल पेपर है 2023 की परीक्षाओं के लिए राजनीति शास्त्र का यानी पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यानी बीए द्वितीय सेमेस्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पॉलिटिकल साइंस में जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा और ख़ास करके ये ऐसे प्रश्न होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा और इसका जो नोट्स होगा यानी पीडीएफ इसका जो आपको यानी इस ऑब्जेक्टिव वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो शुक्ला स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा और आसानी से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो अब एक साथ आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मुफ्त दी जा रही है शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है एप्लीकेशन पर। तो आप उसको डाउनलोड करके आराम से पीडीएफ का मज़ा उठा सकते हैं। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं या आने वाली जितने भी सेमेस्टर परीक्षाएं आपकी आएंगी सभी के पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप लोग जो है उसको डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में भाई कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो का मतलब एक प्रकार से कुछ दूसरे तरीके से मैं इसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि चूँकि अभी आप लोगों ने सिलेबस को एक प्रकार से पढ़ा, सिलेबस मैंने दिया था आपको पता होगा बोर्ड पर पढ़ाया था, लेकिन चैप्टर्स अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन चैप्टर्स इसको हमने बहुत पहले पढ़ाया था। तो आप अगर देख पाएँ तो 2022 में इसके चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे, लगभग 4-5 चैप्टर राज्य यानी कि 5 चैप्टर तक, यानी राज्य के बारे में मैंने आपको बता दिया था, राज्य की परिभाषा वगैरह बता दी थी। तो वहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, बोर्ड पर आपको पढ़ा हुआ होगा, चैनल पर मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और प्ले लिस्ट में बनाऊँगा तो प्ले लिस्ट में उन वीडियोज़ को भी जो है नीचे रख दूँगा ताकि आप उस वीडियो को देख करके भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। हालांकि आप कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो हम जो है एक एक चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर भी क्लियर होता चला जाएगा और इसके अलावा आपसे उस चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव जितनी विश्वविद्यालय परीक्षाएं करवा रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होगा और जिनकी परीक्षाएं लिखित भी हो रही हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लिखित वाला मॉडल पेपर जल्दी तैयार हो रहा है, आप लोगों के समक्ष वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलें, पहला प्रश्न आपका, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ हुआ अंत किससे होता है? राज्य से होता है। तो आपको बता दूं पहले चैप्टर से बनने वाले प्रश्न है। पहले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? मैंने सिलेबस आपको दिया था तो पहले चैप्टर का आपके नाम है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशंस और नेचर और स्कोप, यानी डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है वो राज्य से होता है। इस प्रकार की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषा है, तो ये बताने का प्रयास करेंगे। तो खास करके इसमें आपको मैं बता दूं अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं किस प्रकार से विद्वानों ने परिभाषा दी है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ए में दिया है सीले महोदय ने कहा है राजनीति विज्ञान की परिभाषा को देते हुए इन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है वो उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का और ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करता है। यानी कि जो ज्यामिति शास्त्र होता है वो स्थान और लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है, जिस प्रकार से बीज गणित अंकों का अध्ययन करता है जिस प्रकार से, और जीव शास्त्र जो होता है जिस प्रकार से जीव का अध्ययन करता है, संपत्ति शास्त्र जिस प्रकार से संपत्ति का अध्ययन करता है, ठीक उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र जो होता है, राजनीति विज्ञान जो होता है ये सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है, उसकी खोज करता है सरकार के तत्वों का। तो ये सीले महोदय की परिभाषा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सीले महोदय की परिभाषा होगी। दूसरा ऑप्शन आपको क्या देगा? लास्की। अच्छा, लास्की महोदय ने क्या परिभाषा दी है? लास्की महोदय ने क्या परिभाषा दी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे भाई।
लास्की महोदय की क्या परिभाषा है? सीले की तो हो गई, लास्की महोदय ने क्या परिभाषा दी है? तो लास्की महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो है खास करके समर्थन किया है। अच्छा, लास्की, गैटिल, ये सब खास करके आधुनिक युग के सभी लेखकों ने इसी विज्ञान को, यानी लास्की, गैटिल, गिलक्राइस्ट, इन लोगों ने ये परिभाषा को स्वीकार किया है। ये बात आप ध्यान रखें। किस परिभाषा को? गिलक्राइस्ट महोदय ने जो परिभाषा दी है, तो गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, और लास्की और गैटिल भी इसी चीज़ को मान लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। इसके बाद में अगले विद्वान हैं आपके सेबाइन। अच्छा, सेबाइन क्या बताते हैं भाई? सेबाइन के बारे में कुछ बातें बताएं फटाफट से एक बार। जितने भी लोगों को कुछ बातें पता हों सेबाइन के बारे में तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सेबाइन के बारे में बताइएगा। सेबाइन महोदय कैसी क्या परिभाषा देते हैं, बताइएगा। बताएं सभी लोग। चले, सेबाइन महोदय एक अच्छे राजनीति शास्त्र के जानकार व्यक्ति हैं, और खास करके इनकी परिभाषा खास करके राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड नहीं है, अधिकतर उतनी फेमस नहीं है। तो खास करके अगर बात की जाए गार्नर महोदय, तो आपके बच रहे यही। तो राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है वो राज्य से होता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा गार्नर महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं गार्नर, करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्नर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा ये गार्नर ने दी है। कौन सी परिभाषा है भाई? ये कौन सी परिभाषा है? डी ऑप्शन में जो दी गई है आपकी परिभाषा, ये परिभाषा है आपकी कौन सी परिभाषा है कि प्रश्न है कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ जो होता है और अंत जो होता है वो दोनों किससे होता है? राज्य से होता है। ऐसी परिभाषा गार्नर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का जनक निम्न में से किस विचारक को माना जाता है? सुकरात को, प्लेटो को, या अरस्तु को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो किसको माना जाता है भाई? राजनीति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ये बात फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए तो राजनीति विज्ञान का जनक किसको हम मानते हैं भाई? फटाफट से आप बताइएगा। राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं हम किसको? बिल्कुल अरस्तु, यानी अरिस्टोटल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दूसरे नंबर का। बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि अरस्तु महोदय बड़े फेमस अर्थशास्त्री भी हैं, दार्शनिक भी हैं, और ख़ास करके ये इतिहासकार भी रहे हैं अरिस्टोटल महोदय। ठीक है, तो इनके बारे में मतलब ये बड़े विद्वान आदमी हैं अरिस्टोटल, और प्लेटो भी इसी टक्कर के हैं, सोक्रेटिस भी ऐसे ही हैं। तो ये सब एक प्रकार से गुरु शिष्य ही रहे आपस में। तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि इनका राजनीतिक विज्ञान का जनक इनको क्यों कहा जाता है भाई? तो इन्होंने एक कथन भी कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी होता है। एक कथन इनका बड़ा फेमस है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, या कथन किसका है? तो ये अरस्तु महोदय का कथन है। और इसके अलावा समाजशास्त्र में एक कथन और आप पढ़ते होंगे कि जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इन्होंने एक कथन पूरा कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, यानी कि मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि राजनीति का अर्थ है किसको, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है? यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट डहल का है, या हैरल्ड का है, या हैरल्ड लासबेल, या फिर डेविड ईस्टन का है, या फिर माइकल क्रोजियर महोदय का है? राजनीति का अर्थ है किसको, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है? यह परिभाषा किसने दी है? ये फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त परिभाषा है। किसने कहा है ऐसा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास। राजनीति का अर्थ क्या है, किसको, किसको, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है? यह कथन किस विद्वान का है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो यह कथन है किसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर है हैरल्ड लासबेल का। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है, बताएं तो राजनीति विज्ञान क्या है?
आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान क्या है भाई? राज्य का अध्ययन है, या शक्ति संबंधों का अध्ययन है, या राज्य के आदर्श स्वरूप और का अध्ययन है, या राज्य की सरकार का अध्ययन है? तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात अगर की जाए तो सबसे पहले मानो एक प्रकार से क्या कहा गया कि राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, पहली बात आई। पहले तो समझाता था राजनीति विज्ञान मानव का अध्ययन करता है, फिर बाद में पता है चूँकि कैटलिन महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। पहली परिभाषा मतलब कैटलिन महोदय इसे स्वीकार करते हैं मानव के अध्ययन के रूप में। फिर विद्वान आते हैं राज्य के अध्ययन के रूप में, कुछ विद्वान हैं जैसे कि आप देखते हैं अरिस्टोटल कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। ये अरिस्टोटल का कथन है, यानी अरस्तु का कथन है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था स्टेट केम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट कंटिन्यूअस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, यानी राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ विद्वान हैं जो कि राज्य को सरकार का अध्ययन मानते हैं, तो सरकार का अध्ययन भी इसमें शामिल है। और ख़ास करके राज्य इसमें खास करके आप देखिएगा तो राज्य के आदर्श स्वरूप का भी अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी बच रहा है आपका। प्रश्न आपसे कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अच्छा इसका भी अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके बाद में सबसे बाद में जो अवधारणा आई, आधुनिक अवधारणा आई, उसमें पता चला कि राजनीति विज्ञान जो है आधुनिक दृष्टिकोण में शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, बात ध्यान रखोगे। और राजनीतिक विचारों के इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में नाम आता है आप देखिएगा बहुत सारे विद्वानों का, तो उन लोगों ने इस प्रकार की परिभाषा दी है जो कि मान्य परिभाषा और वर्तमान में यही परिभाषा शक्ति संबंधों के रूप में हम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान का या पॉलिटिकल साइंस का। अगला प्रश्न आप देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार व राज्य दोनों का अध्ययन करता है? बताएं फटाफट से, किस विद्वान ने राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है? किसको भाई? राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में जो विद्वान हैं उनमें किसने स्वीकार किया है कि मतलब कि वो दोनों का अध्ययन है? तो आपको मैं बता दूं कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में स्वीकार करने में पॉल जेनेट का नाम आता है। ठीक है, अच्छा पॉल जेनेट इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या? तो यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे पॉल जेनेट। पॉल जेनेट के अलावा आपको बता दूं जैसे कि और भी विद्वान हैं, लास्की हैं, गैटिल हैं, ठीक है, इसके अलावा डिमॉक हो गए, गिलक्राइस्ट हो गए, ये सब भी कहीं ना कहीं पे ऐसे विद्वान हैं जो कि यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि कुछ विद्वान जैसे कि जो राज्य का अध्ययन केवल मानते हैं राजनीति विज्ञान को, उनमें नाम आता है ब्लंट सली महोदय का। डॉक्टर गार्नर भी उसी प्रकार की परिभाषा देते हैं, डॉक्टर गार्नर, इसके अलावा गुडनो, एक्टन, डॉक्टर जकारिया, ये सब राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन मानते हैं। बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न पूछा था कि को किस विचारक ने मतलब राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना? तो उनमें नाम आता है सीले का। जैसे ये देखिए 6वां प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है? बताएं, तो किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है भाई? सरकार के अध्ययन की बात की है तो देखें आपको अगर सीले यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सीले जो हैं वो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन स्वीकार करते हैं। और इसके अलावा लीकॉक भी स्वीकार करते हैं। लीकॉक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीकॉक, सीले, ये दो विद्वान ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से पुरजोर तरीके से राजनीतिक विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में समर्थन करते हैं। लीकॉक महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित है, ऐसी परिभाषा इन्होंने दी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कहा कि पॉलिटिकल साइंस बेइंग एंड एंड्स विथ द स्टेट, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीति विज्ञान बेइंग्स माने शुरुआत और एंड्स किससे होता है? स्टेट से होता है। ये कहा था डॉक्टर गार्नर ने कहा था। तो ये राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। लेकिन एक परिभाषा दी लीकॉक महोदय ने कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, यानी पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये परिभाषा दी किसने? लीकॉक महोदय ने। और राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में स्वीकार करते हैं लीकॉक महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 7वां नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं माना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे किस विद्वान ने नहीं माना है भाई?
फटाफट से आप बताएंगे। किस विद्वान ने या किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सरकार मतलब बताएं एक विज्ञान नहीं माना, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं माना है? तो उस विद्वान का क्या नाम है भाई? मेटलैंड महोदय हैं। वो नहीं मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, वो कला के रूप में स्वीकार करते हैं राजनीति विज्ञान को। हालांकि राजनीति विज्ञान एक कला भी है और एक साइंस भी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके आ सकता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक व नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन करता है? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न किसने कहा था? ये प्रश्न किसने कहा था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा इसको किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो होता है उसकी मतलब राजनीति विज्ञान मतलब किस विचारक के अनुसार राजनीति विज्ञान नियंत्रक मतलब नियंत्रक व नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन करता है? तो इस कथन को कहने वाले विद्वान कौन है भाई? इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं आपके, उनका नाम है कैटलिन महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैटलिन महोदय ने परिभाषा दी है। समझ में आ रही चीज़ें ना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, किसने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं सभी लोग फटाफट से। किस विद्वान ने राजनीति को मूल्यों का सत्तात्मक आवंटन माना? सत्तात्मक आवंटन माना किसने राजनीति को खास करके? तो किसने माना ऐसा भाई? तो उसमें मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर डी में दिए है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 10वां नंबर की, राजनीति मतलब राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, पर यह अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, या कथन किस दार्शनिक का है? मैंने अभी अभी इसको बताया था, ये अरिस्टोटल का कथन था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अच्छे जीवन यहाँ पर बोलो गुड लाइफ, चाहे आप इसी को शब्द जीवन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, और आपसे बोला जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और शुद्ध जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यानी स्टेट केम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट कंटिन्यूअस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। तो ये अरिस्टोटल का कथन है, कोटेशन है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 10वें का। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 यहीं पर इतने सारे प्रश्न मतलब चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब इससे आपको बता दूं कि चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे आते हैं। किसी भी परीक्षा आप मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट की आप परीक्षा देने जाएंगे बीए में, तो शुरुआती चैप्टर से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों को हमने जान लिया। अच्छा, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति की बात की जाए तो इसका एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान खास करके ये एक विज्ञान भी है, क्योंकि विद्वानों ने एक प्रकार से इसको लेकर के बड़े तर्क भी दिए हैं, वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क दिए हैं, चूँकि इसका विज्ञान भी रहा है और एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान एक कला भी रहा है। तो कई प्रकार की चीज़ें इसे विज्ञान के रूप में अगर इसकी बात की जाए तो सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है इसमें। ठीक है, इसीलिए इसको मतलब उसके विरुद्ध तरफ मतलब वैज्ञानिकता मतलब वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है, और कार्य और कारण में निश्चित संबंध नहीं स्थापित कर पाता, इसीलिए यह एक विज्ञान नहीं है। इसके अलावा पर्यवेक्षण और परीक्षण का भी कमी आपको दिखाई पड़ती है इसमें। मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता भी होती है, अचूक माप की कमी भी है, भविष्यवाणी की क्षमता भी नहीं होती इसमें। परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत एक प्रकार से एक नहीं है। तो ये सब भी मैटर करता है, और अध्ययन विषय जो है आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं है, यानी कि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है जो अध्ययन विषय हैं। तो इसीलिए राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप एक कला का रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये तर्क आता है कला के रूप में। जबकि बात की जाए राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार से एक विज्ञान के रूप में अगर बात की जाए तो उसके संदर्भ में भी कई सारी बातें कही जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान मुख्य रूप से अगर मैं बताऊँ आपको तो राजनीतिक विज्ञान भी रहा है, सर्वोच्च विज्ञान है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का सुप्रीम साइंस नाम दिया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चूँकि मानवीय अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है राजनीतिक विज्ञान को पढ़ने से। मानव दृष्टिकोण को उदार बनाता है राजनीतिक विज्ञान।
राष्ट्रीय और संवैधानिक इतिहास का ज्ञान करवाता है राजनीति विज्ञान, उत्तम प्रशासन कला का ज्ञान करवाता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान करवाता है, राज्य और सरकार का ज्ञान करवाता है, राजनीतिक चेतना का विकास होता है इसको पढ़ने से। तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है दूसरे चैप्टर से। दूसरे चैप्टर का आपके नाम है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। मुख्य रूप से दो पद्धतियाँ होती हैं किसी भी अध्ययन विधियों में। तो एक होता है आगमनात्मक पद्धति, यानी जिसको आप जो है व्याप्ति मूलक पद्धति बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड, और दूसरी होती है निगमनात्मक पद्धति, यानी जिसको आप डेडुकेटिव मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो खास करके आप देखते हैं आधुनिक मतलब आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत खास करके आप देखते हैं जैसे कि प्रयोग, तुलना, निरीक्षण, ये सब एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। और भी जो निगमनात्मक पद्धति होती है उसमें आप देखिएगा कि सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तथ्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो और इसमें जो है आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, हम विशिष्ट तथ्यों से समान सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं आगमनात्मक में, और निगमनात्मक में हम क्या करते हैं, कुछ समान सिद्धांतों को उठाते हैं और उससे विशिष्ट तथ्य प्राप्त करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से पद्धतियाँ हो सकती हैं इसको लेकर के। तो आइए जानते हैं भाई, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न अब आपका आ चुका है भाई, देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी, बताएं प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी थी भाई। तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी निगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सा दूसरा नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, किस विचारक ने आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत करी थी। तो किस विचारक ने शुरू करी थी भाई आगमनात्मक पद्धति की शुरुआत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने शुरू करी थी, तो उस शुरू करने वाले विद्वान है अरस्तु। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं, जबकि प्लेटो निगमनात्मक पद्धति के समर्थक हैं। क्लियर, समझ में आ रही बातें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस विचारक ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। तो किस विचारक ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है, तो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसके अनुसार संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है, बताएं। तो कौन ऐसा मानता है कि जो पूरा का पूरा राजनीति है वो इतिहास का ही फिलोसॉफी होती, इतिहास का ही दर्शन होता है। ऐसा मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है एच.जे. लास्की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सरकारों ने सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक किसने लिखी। आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस पुस्तक के लेखक हैं हरमान फाइनर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। हीगल है, प्लेटो है, कार्ल मार्क्स है, लॉर्ड ब्राइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्राइस इज राइट आंसर। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है, लॉर्ड ब्राइस है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, पिछले वर्ष पूछा गया था 2022 की परीक्षा में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से कौन दार्शनिक पद्धति का समर्थक नहीं, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। दार्शनिक पद्धति का समर्थक इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन समर्थक है दार्शनिक पद्धति के। देखिए तो प्लेटो समर्थक है, बोसांके हैं, रूसो हैं, ये खास करके दार्शनिक पद्धति के समर्थक हैं। ऐतिहासिक पद्धति के है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो किसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया भैया, किसने किया है, बिल्कुल ग्राहम बालास महोदय, उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर बी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की जीवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किसने किया। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएं राजनीति विज्ञान की जीवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किसने किया। बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, या हीगल ने, या हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर जो है ये राजनीति विज्ञान की जीवशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करके इन्होंने अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां प्रश्न है, थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया
यूटोपिया कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पिछले वर्ष 2022 में ये प्रश्न लगभग 3-4 विश्वविद्यालय के पेपर में छपा हुआ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वालों में। थॉमस मोर की पुस्तक का क्या नाम है या यूटोपिया के रचनाकार कौन है? तो थॉमस मोर की पुस्तक है यूटोपिया, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न आपसे अब की बार क्या बन सकता है कि जो थॉमस मोर की पुस्तक है यूटोपिया, इसका संबंध किस अध्ययन पद्धति से है? एक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति या दार्शनिक या ऐतिहासिक? तो भाई जो खास करके थॉमस मोर की यूटोपिया पुस्तक है, इसका संबंध दार्शनिक पद्धति से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अध्ययन पद्धतियों को लेकर के प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? दार्शनिक पद्धतियों में कौन कौन से व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। दार्शनिक पद्धति में नाम आता है, मैं आपको बता दूं, एक बार लिख लीजिएगा सभी लोग। दार्शनिक पद्धतियों में प्लेटो महोदय हो गए आपके, ठीक है, थॉमस मूर हो गए, रूसो हैं, मिल हैं, सिजविक महोदय हैं, ब्रेडले हैं, बोसांके हैं। इन लोगों ने खास करके इस पद्धति को प्रमुख रूप से अपनाया। प्लेटो की एक पुस्तक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 2022 में लगभग 6-7 विश्वविद्यालय में प्रश्न आया था, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे प्लेटो हैं। थॉमस मूर की तो यूटोपिया मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब मतलब खास करके किस पद्धति के? दार्शनिक पद्धति के एक प्रकार से विचारक हैं, बात ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक पद्धति के विचारक कौन कौन है भाई? वैज्ञानिक पद्धति में किसका किसका नाम आता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में जो विचारक शामिल हैं उनका नाम है खास करके बिलोबी महोदय का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा डिग्विड महोदय हैं, लेवांड महोदय हैं, जस लैंडर्स, इसके अलावा कंबोथेकर। इन लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जीवशास्त्रीय पद्धति यानी जिसको आप बोलते हैं खास करके ये जिससे हर्बर्ट स्पेंसर शामिल रहे हैं, जीवशास्त्रीय पद्धति जो होती है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ही पद्धति है। इस पद्धति को अपनाया हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसके अलावा इसको अपनाया है इस कैफल महोदय ने, डरखिम महोदय हो गए, इसके अलावा वर्मज महोदय भी इसको अपनाते हैं, ठीक है, और गामप्लाविज। तो ये सब विद्वान हैं जो कि अपनाते हैं इस पद्धति को, ये ध्यान रखिएगा। और सादृश्य पद्धति एक होती है। सादृश्य पद्धति के विद्वान कौन कौन से हैं? तो गिलक्राइस्ट महोदय सादृश्य पद्धति की एक प्रकार से विस्तार से चर्चा करते हैं। और ब्लंटसली महोदय हो गए, ये भी एक प्रकार से। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर भी सादृश्य मूलक पद्धति का प्रयोग करते हैं, लेकिन ब्लंटसली और गिलक्राइस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग एक प्रकार से भी होता है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में, ठीक है, और एक इकाई के रूप में माना, चूँकि समाजशास्त्र की एक इकाई है पॉलिटिकल साइंस। मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में आपको पता होगा बैजहार्ट का नाम आता है, ग्राहम वॉलास बड़े फेमस व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा लीबांस, समनर हो गए, ग्राह समनर, ठीक है, मैकडुगल हो गए, इन सभी का नाम आता है। तो समझ में आ रही चीज़ें। प्रयोगात्मक पद्धति में किसका नाम आता है भाई? प्रयोगात्मक पद्धति में गिलक्राइस्ट महोदय, काम्टे महोदय, ये सब आते हैं, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और भी तमाम सारे विद्वान हैं, जैसे ऐतिहासिक पद्धति में नाम आता है लास्की का, मैकियावेली का, मॉर्गन, स्पेंसर, काम्टे, वेबर यानी मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हीगल, मॉन्टेस्क्यू, इन सभी का नाम आता है ऐतिहासिक पद्धति में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो रही बात है ना? तो ये इस सब पद्धतियों से रिलेटेड विद्वान हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और तुलनात्मक पद्धति में नाम आता है हरमन फाइनर महोदय का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनकी पुस्तक का नाम है, मैंने आपको बताया ही प्रश्न में, कि आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार। डॉक्टर हरमन फाइनर की पुस्तक है, तुलनात्मक पद्धति से रिलेशन रखते हैं ये, और ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर जो आपका है उस चैप्टर का क्या नाम है भाई? अगले चैप्टर का आपके नाम है, देखिए थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूँ इसका ब्रश का। देखिए अगला जो चैप्टर है आपका उसका नाम है, तीसरे चैप्टर का नाम है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यानी रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अदर सोशल साइंस। ठीक है, अदर सोशल साइंस में जैसे कि इतिहास से राजनीतिक शास्त्र का क्या संबंध रहा है। तो खास करके सीले महोदय कहते हैं इतिहास से संबंध को स्थापित करते हुए कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का ना कोई कल है, मतलब कि ना कोई फल है, नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं, ना कोई फल है ना कोई मूल है, ठीक है, ना जड़ है ना फूल है, मतलब ना एक प्रकार से फल है ना मूल है, क्लियर। मतलब राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से ये प्रश्न ही आपका पूछ लिया गया। पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, फल नहीं, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं, यानी कि इतिहास जो है वो राजनीति विज्ञान का मूल है और
इतिहास रूपी वृक्ष का फल है कौन? पॉलिटिकल साइंस। ऐसा किसने कहा है? ऐसा सीले महोदय ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि किसके अनुसार इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसके अनुसार इतिहास का बहुत कुछ भाग क्या है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो ऐसा किसने कहा भाई? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है लीकाक महोदय। उन्होंने ही कहा था। लीकाक महोदय ने कहा कि इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन आप देखें, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। किसके अनुसार राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में निहित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान की जड़ें जो है मनोविज्ञान में निहित हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न आपका 2022 की परीक्षा में कई विश्वविद्यालय में पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र अखंड हैं और एक ही तस्वीर के पहलू हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटिलिन महोदय ने कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है और समाजशास्त्र ये अखंड हैं और एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। ये बताया था कैटिलिन महोदय ने समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के या राजनीति विज्ञान के संबंध को बताते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग देखिएगा, प्रश्न बहुत ही धाकड़ है, यानी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि किसके अनुसार किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं? तो सामाजिक जीवन का जो स्वरूप होता है उसका निश्चय कौन करता है? आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के। तो ये कथन किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने या जे.एस. मिल ने या बोसांके महोदय ने या कांट महोदय ने? फटाफट से आप बताएंगे। तो इसको कहने वाले विद्वान कौन है? बिल्कुल इसको कहा था कार्ल मार्क्स महोदय ने। उन्होंने कहा कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हर विश्वविद्यालय में हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये आप में भी पूछा जाएगा, रट लीजिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है भाई? सभी को पता होगा आप में से। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य महोदय ने लिखा है अर्थशास्त्र पुस्तक। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो आप बताओगे कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है, ना कि ये इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम से ही पता लगा लेते हैं कि भाई ये इकोनॉमी से संबंधित होगी। नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राजनीति शास्त्र का पर द्वितीय लेख, ये पुस्तक है राजनीति शास्त्र पर द्वितीय लेख या नागरिक शास्त्र पर द्वितीय लेख, नागरिक शासन पर द्वितीय लेख, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपकी बार ये प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, किस विचारक ने राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका बोंदा। बिल्कुल सही है। बोंदा महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान व भूगोल के बीच घनिष्ठ संबंध है और उसको उन्होंने बताने का भी प्रयास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई है? तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई भाई? सभी लोग बताइएगा। तो सभी को पता होगा, बिल्कुल 18वीं शताब्दी में क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, यूनेस्को ने किस वर्ष राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को रूमिल करने की वकालत की? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपने समझा राजनीति विज्ञान की, खास करके जो अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है और इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है, राजनीति विज्ञान में खास करके आप देखिएगा जो है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध ये है कि भाई नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख एक पुस्तक है जॉन लॉक की, बड़ी फेमस है। तो
और एक प्रकार से आप देखिएगा अर्थशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन भी है, क्योंकि राजनीतिक संस्थाओं का उदय और विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम होता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स कहते हैं किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। ठीक है। अभी हमने इस प्रश्न को चर्चा भी करी थी। राज्य की नीति आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है। बिस्मार्क कहते हैं कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं पे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का भी संबंध बड़ा ज़बरदस्त रहा है। भूगोल के साथ भी अच्छा संबंध है, मनोविज्ञान के साथ भी उतना संबंध है, और समाजशास्त्र के साथ तो संबंध ही स्थापित है। ठीक है। क्योंकि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र एक प्रकार से वो बड़ा विषय, मतलब क्षेत्र विषय, उसका स्कोप बड़ा है समाजशास्त्र का। राजनीति शास्त्र का स्कोप छोटा है। राजनीति शास्त्र जो है मनुष्य के जीवन का एक पहलू है, मतलब मनुष्य के जीवन का एक पहलू है राजनीति, उसी का अध्ययन करता है पॉलिटिकल साइंस, जबकि समाज के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखिएगा अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर का आपके क्या नाम है देखेंगे। अगला चैप्टर आपका है, चौथा नंबर चैप्टर है। चौथे चैप्टर का आपके नाम है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण। ठीक है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो इसके कई सारे दृष्टिकोण हैं, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यानी कि अप्रोचेस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो खास करके राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण की बात अगर की जाए तो कई सारे दृष्टिकोण हैं, जैसे कि संस्थागत दृष्टिकोण होता है। ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, जॉर्ज एच सेबाइन महोदय ऐतिहासिक दृष्टिकोण के प्रणेता रहे हैं। समाजशास्त्रीय उपागम भी, यानी कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण रहा है। इसमें बहुत सारे विद्वानों का नाम आता है, दुर्खीम, परेटो, मोस्का, मैक्स वेबर, मिचल्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है। इन सभी का नाम आता है। दार्शनिक दृष्टिकोण भी रहा है, इसमें थॉमस मोर का नाम, प्लेटो का नाम, इसके अलावा सिजबिक, कांट, हीगल, बोसांके, ब्रेडले, जीएस मिल तो नाम आता है, रूसो का नाम भी आता है। तो ये सब एक प्रकार से। और आधुनिक काल में दार्शनिक दृष्टिकोण आता है, लियो स्टार्स ने दिया। और समानवात्मक दृष्टिकोण पर काम किया है कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय ने। राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता पर काम किया है नारमन जैक बसन महोदय ने। तो इन लोगों ने एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया। आइए हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न इससे बन सकते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान में, देखिएगा, राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों की आवश्यकता पर किसने जोर दिया। तो किसने जोर दिया भाई, फटाफट से हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैटिलिन महोदय ने जोर दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है इनमें से। उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषता नहीं है भाई, देखिए, मूल्यों के अध्ययन पर जोर देता है, बिल्कुल उत्तर व्यवहारवाद उसकी विशेषता है एक। ठीक है। राजनीतिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता भी व्यक्त करता है उत्तर व्यवहारवाद, और अध्ययन के औचित्य का समर्थन भी करता है। वैज्ञानिकता पर अत्यधिक बल नहीं दे पाता है उत्तर व्यवहारवाद, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा सभी लोग। एक मिनट। ठीक है, चले। प्रश्न क्या है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा सभी लोग। तो व्यवहारवाद का जनक किसे मानते हैं भाई हम, व्यवहारवाद का जनक किसको मानेंगे हम, बिल्कुल डेविड ईस्टन इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका है, अरस्तु द्वारा अपनाई गई अध्ययन पद्धति है। तो अरस्तु महोदय किस अध्ययन पद्धति को अपनाते हैं, मैंने इससे पहले चर्चा करी थी। तो अरस्तु महोदय जो पद्धति अपनाते हैं वह निगमनात्मक पद्धति को अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी विशेषता है भाई, वो विशेषता दार्शनिक स्वरूप की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चले। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य कुलों यानी परिवारों, मतलब परिवार और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है। तो ये अगले चैप्टर से बनने वाला प्रश्न है, चैप्टर नंबर 5 से। राज्य की परिभाषा और तत्व के बारे में उसमें जानना है, स्टेट डेफिनेशंस एंड एलिमेंट्स। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य क्या है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि राज्य
जो है परिवार मतलब राज्य कुलों यानी परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। यह कथन किस विद्वान का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है? सभी लोग बताएंगे। तो इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, अरस्तु महोदय ने ही ऐसा कहा था। अरस्तु महोदय की परिभाषा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि लास्की महोदय ने क्या कहा था? लास्की महोदय ने कहा था कि राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। जबकि ब्लंट सली महोदय ने कहा था कि किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को हम राज्य कह सकते हैं, ठीक है। वुडरो विल्सन कहते हैं कि राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम या विधि के द्वारा संगठित लोगों का एक समाज होता है। ये परिभाषा वुडरो विल्सन ने दी है राज्य की, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिसरो महोदय कहते हैं कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसे वह भावना या जिसमें वह भावना विद्यमान होती है कि सब गुणों मतलब कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर के उपभोग करना है। तो एक प्रकार से राज्य के बारे में यह बातें बताई गई। मैकाइबर कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे अस्पष्ट शब्द की परिभाषाएं विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की दी है। चूँकि विद्वान इसमें बहुत सारे मतभेद हैं राज्य की परिभाषा को लेकर के, कुल मिलाकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा देते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के लिए है, राज्य के बाहर या उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन एक प्रकार से किसने कहा है? बिल्कुल मुसोलिनी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो रूसो महोदय राज्य की एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताते हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रूसो महोदय जो राज्य की जनसंख्या बताते हैं वो बताते हैं 10,000 के आसपास होनी चाहिए एक राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो महोदय ने कितनी स्वीकार की है भाई? 5040, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर लगा दीजिएगा। 5040 जनसंख्या एक राज्य की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये आया हुआ था मतलब चौथा वाला। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में यानी कि लगभग 2022 में लगभग 4-5 विश्वविद्यालय में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है, कि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो आवश्यक तत्व इसका क्या है? देखिए, संप्रभुता, सरकार और निश्चित भूभाग, ये होना परम आवश्यक है। राज्य के लिए मैं आपको बता दूं 4 आवश्यक तत्व मुख्य रूप से। पहला तो होता है सरकार, मतलब पहला होता है निश्चित भूभाग, दूसरा होता है वहाँ पर निवास करने वाली जनता, और तीसरा होता है उस जनता पर एक प्रकार से शासन करने वाली सरकार, तीसरा, और चौथा होता है उस सरकार की स्वतंत्रता और सरकार के निर्णय लेने की क्षमता, उसको बोलते हैं संप्रभुता, ताकि वह सरकार पूर्ण रूप से क्या करे, आंतरिक और बाहरी मामलों पर खुद निर्णय ले, किसी दूसरे देश के दबाव में ना हो। तो ये 4 एक प्रकार से तत्व होते हैं राज्य के आवश्यक, ठीक है। नैतिकता कोई तत्व राज्य का नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ये लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? भारत एक राज्य है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान भी एक राज्य है, भूटान भी एक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, यानी कि एक प्रदेश है। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? आपको मैं बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में जब राज्य की बात होती तो उस राज्य का मतलब देश से यानी कंट्री से लिया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छठवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बताइए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का। अगर राज्य में संप्रभुता नहीं है तो जनसंख्या, सरकार और निश्चित भूभाग का होने का कोई मतलब नहीं होता उतना ज़्यादा, क्योंकि संप्रभुता होगी तभी एक राज्य की कल्पना और राज्य सही तरीके से बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य की सबसे मान्य परिभाषा किसकी है? बताइएगा, हीगल की, अरस्तू की, प्लेटो की या गार्नर की? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई?
तो गार्नर महोदय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गार्नर महोदय ने वर्तमान समय में राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा और मान्य परिभाषा इन्हीं की मानी थी, गार्नर महोदय की। अगला प्रश्न है, बहुत ही बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया ये, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हमेशा प्रश्न आता ही रहता है ये। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इस पुस्तक को लिखा है प्लेटो महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, प्रश्न है, किसने कहा था कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो इस कथन का मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस कथन का उत्तर क्या होगा? तो ये कथन कहा था गैटिल महोदय ने। क्या कहा था कि संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण होता है जो राज्य को अन्य समुदायों से क्या करता है? अलग करता है। अगर संप्रभुता ही नहीं रहेगी तो राज्य मात्र एक समुदाय बन करके रह जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैटिल महोदय ने कथन कहा था। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जो है छठे चैप्टर से प्रश्न है। छठवें चैप्टर का आपके नाम है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 4 सिद्धांत आपके समक्ष आते हैं। उनमें पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में आपको पता होगा, खास करके इसमें जो है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थन में खास करके यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, वो एक प्रकार से सामने आती है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी इस सिद्धांत के समर्थन करते हैं, दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके ईसाई संतों ने भी आगे चल करके इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। और आपको बता दूं कि भारतीय ग्रंथों में यह प्रतिपादन किया गया कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम इन सभी देवताओं के अंश को लेकर के हुआ है। और राजा मनुष्य के रूप में एक महती देवता एक प्रकार से की भांति होता है। तो खास करके जो दैवीयोत्पत्ति का सिद्धांत है, खास करके उस पुस्तक में 17वीं शताब्दी में एक पुस्तक आती है, स्टुअर्ट की पुस्तक है, राजा जेम्स प्रथम द्वारा एक प्रकार से पुस्तक लिखी गई थी ये, लॉ ऑफ मर्सी। तो उस पुस्तक में एक प्रकार से इसका समर्थन भी मिलता है, दैवीयोत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत की अगर बात की जाए तो उसके समर्थन में लीकाक महोदय का नाम आता है और भी विद्वान का नाम आता है। इसके अलावा हिटलर, मुसोलिनी, ठीक है, ये सब भी, लेनिन हो गए। और इसके अलावा जो है ओपनहीमर, नीत्शे और जो है रेडजन हाफर, गम प्लोवेज, कई प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि इसको मान शक्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। ओके। और तीसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में आपको पता होगा लीकाक संबंधित हैं, रूसो हैं, लाक हैं, ठीक है, जॉन हैं, ये सब संबंधित है। जॉन, हॉब्स, रूको मतलब रूसो, ये सब शामिल हैं। चौथा सिद्धांत है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत की अगर बात की जाए तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो उस ज़्यादा एक प्रकार सूटेबल बैठता है। तो आधुनिक खास करके जो कौन सा सिद्धांत है भैया आपका, अगला सिद्धांत कौन सा है बताइए? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो उसमें खास करके नाम बहुत सारे विद्वानों का आता है, डॉक्टर गार्नर भी समर्थन करते हैं उसका। और इसीलिए गार्नर महोदय की सबसे ज़बरदस्त परिभाषा बताई जाती है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। गार्नर महोदय कहते हैं कि राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की करती है, और ना परिवार का ही विस्तृत रूप है। राज्य जो होता है या तो क्या है, यह क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है, ऐसा मानते हैं गार्नर महोदय। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्वान जो है इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से सिद्धांत है। अब आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, प्रश्न कैसे कैसे आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध के रूप में कौन सा दार्शनिक एक प्रकार से दार्शनिक चित्रित करता है, बताएं। प्रश्न आपका है प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध के रूप में कौन सा दार्शनिक चित्रित करता है? तो उस विद्वान का नाम है, उस दार्शनिक का नाम है हॉब्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला मतलब प्राकृतिक अवस्था, जब सामाजिक समझौते से पहले की जो अवस्था है उसको प्राकृतिक अवस्था बोलते हैं। तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ क्या करते थे, झगड़ा लड़ाई करते थे। और इसीलिए सभी लोगों ने सोचा कि भाई झगड़ा लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा,
एक राजा बना दिया जाए ताकि वो नियम कायदा बताते रहे और उसी के अकॉर्डिंग लोग काम करते रहें। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉबर्ट फिल्मर और इंग्लैंड के राजा जेम्स किस सिद्धांत के समर्थक थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोनों जो समर्थक थे ये दैवीय उत्पत्ति के ही समर्थक थे। मतलब कि जेम्स जो राजा थे इंग्लैंड के वो, और रॉबर्ट फिल्मर ये दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक कौन है? राज्य को एक नैतिक मतलब उच्च नैतिक संस्था जो मानने वाले विचारक हैं उनमें नाम आता है किसका? उनमें नाम आता है रूसो का, कांट का और हीगल का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो एकदम से इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, क्यों किया था समझौता? इसलिए समझौता किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, ये लाक महोदय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज जो होता है वो राज्य को जन्म देता है? ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है मैकाइबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और खास करके जब समय बीत जाता है यानी कालांतर में वही बाद में चल करके समाज जो होता है वो राज्य में परिवर्तित होता है या राज्य को जन्म देता है। तो ये मैकाइबर का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताइएगा। सर्वमान्य सिद्धांत है आपका विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधुनिकता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 8वां नंबर, राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सहायक नहीं है? बताएं। ईश्वरीय इच्छा, रक्त संबंध, युद्ध या आर्थिक परिस्थितियां। फटाफट से आप बताएंगे। राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के विकास में सहायक नहीं है? तो वह सिद्धांत है आप मतलब वह जो तत्व है वो है ईश्वरीय इच्छा। ईश्वरीय इच्छा को नकार देते हैं खास करके विकासवादी सिद्धांत वाले। बाकी रक्त संबंध को मान्यता देते हैं, युद्ध को और आर्थिक परिस्थितियों को भी मान्यता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 9वां नंबर प्रश्न है, मे फ्लावर पैक्ट का संबंध किस सिद्धांत से है? तो मे फ्लावर पैक्ट जो है उसका संबंध खास करके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसी से है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 10वां नंबर, गार्डनर ने राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो गार्डनर महोदय ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो गार्डनर महोदय ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत खास करके विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखेंगे सभी लोग। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किसने कहा? बताएं सभी लोग। रैमजे मेयर ने, रॉबर्ट हेबार्ट ने, मैक्स वेबर ने या कार्ल मार्क्स ने? और ये चैप्टर नंबर 7 से प्रश्न है राज्य के कार्य से रिलेटेड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, चूँकि राज्य क्या है? एक नैतिक संस्था है। व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित का संबंध रखते हैं। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। ठीक है, यानी राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। ग्रीन महोदय ने विचार भी दिया था। ओके, तो अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि नौकरशाही को नवीन निरंकुशता किस विद्वान ने कहा है? फटाफट से आप बताएंगे। नौकरशाही को नवीन निरंकुशता कहने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है लॉर्ड हेबार्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन से विचारक राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते थे? बताइएगा। अच्छा, एक सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था, योग्यतम की विजय। योग्यतम की विजय, इसका एक प्रकार से सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था ये, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या है कि निम्न में से किस विचारक ने कौन से विचारक ने राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक ही सीमित रखना चाहते थे? कौन से ऐसे विचारक थे भाई? तो उन विचारक का नाम है जेम्स मिल और हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न है, उत्तम जीवन की बाधाओं की बाधा के रूप में
राज्य को कार्य करना चाहिए, यह विचार किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अब की बार आ सकता है कि उत्तम जीवन की बाधाओं की बाधा के रूप में राज्य को कार्य करना चाहिए, यह विचार किसका है? तो यह विचार किसका है भैया? यह विचार है टी.एच. ग्रीन महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है तथा उसका कार्यक्षेत्र व्यापक है? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद या अराजकतावाद? देखिए बताएं कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है तथा उसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है? तो ये आदर्शवाद मानता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न है, कौन सी विचारधारा राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करती है? बताएं तो कौन सी विचारधारा करती है भाई? तो व्यक्तिवाद जो है ये राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करती है, व्यक्तिवाद विचारधारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसने कहा था कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था ये कि वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन खास करके फ्रीमैन महोदय का है। ठीक है, फ्रीमैन महोदय ने कहा कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न ये भी बार बार आता रहा है। प्रश्न है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक पुस्तक है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? बताएं इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है? लीकाक महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 8वां नंबर, किसका कथन है कि आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है? बताएं किसने कहा था कि आदर्शवाद रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है? किसने कहा था भाई? तो इसको कहने वाले विद्वान है हॉब्सन महोदय। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का आवश्यक कार्य नहीं है? तो बताएं इनमें से कौन सा आवश्यक कार्य नहीं है राज्य का? राज्य के आवश्यक कार्यों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कानूनों का क्रियान्वयन करना, ये काम राज्य का आवश्यक कार्य है, जबकि शिक्षा जो है राज्य का उतना आवश्यक कार्य नहीं जितना ये तीनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मंतव्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम से रटेंगे इसको तो आना तय है। बताएं समाजवाद गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मंतव्य है, किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहने वाले विद्वान का नाम है रैमजे मेयोर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर जो है आपका वो आ चुका है। इस चैप्टर का नाम है 8वें चैप्टर, मतलब 8वें चैप्टर से प्रश्न है। 8वें चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? 8वें चैप्टर का नाम है संप्रभुता, एकत्ववाद और बहुलवाद। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अच्छा, संप्रभुता होती क्या है? संप्रभुता की बात की जाए तो अंग्रेजी में सॉवरेनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ओके, और ख़ास करके सॉवरेनिटी शब्द जो बना हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, लैटिन शब्द से। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है सुपर और दूसरा शब्द है एनस। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। सुपर माने होता है सर्वोच्च और एनस माने क्या होता है? शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति से होता है मतलब सुपर एनस का तात्पर्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यानी संप्रभुता के बारे में बात की जाए तो खास करके इसका मतलब क्या होता है? जीन बोदा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोसियस महोदय कहते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता हो, तो संप्रभु व्यक्ति होता है, संप्रभु राज्य होता है। अगले विद्वान आते हैं वर्गेस। वो कहते हैं कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष और असीमित शक्ति होती है संप्रभुता। और बिलोबी महोदय कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, किसने कहा? तो बिलोबी महोदय ने कहा। एग्जाम में प्रश्न यहाँ पूछा जाता रहा है तो इसलिए मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया आपको। ठीक है, अब प्रश्न आपसे क्या पूछा? अच्छा, संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑस्टिन महोदय ने प्रतिपादन किया था संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का। ओके, ध्यान रखेंगे, चर्चा कर लेंगे किसी दिन। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की विवेचना किसने करी? तो बोदा, हाब्स, हीगल, ऑस्टिन, इन विद्वानों ने बहुलवाद का समर्थन किया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था?
तो संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा बाबू, किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल जीन बोधा के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद का समर्थक नहीं है। तो बहुलवाद का समर्थक कौन कौन है, जैसे लास्की है, मैकाइबर है, और इसके अलावा फिंगिस है, बेंथम नहीं है, ठीक है, जर्मी बेंथम जो है ये बहुलवाद के समर्थक नहीं, उपयोगितावाद से रिलेशन रखते हैं ये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता है। ये अभी भी हमने बताया था। इस कथन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल इस परिभाषा को किसने दिया है, जीन बोधा ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन बोधा ने कहा प्रभुसत्ता की परिभाषा को देते हुए कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर क्या होता है, वह उच्चतम शक्ति होती है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो रूसो महोदय ने किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न है लेक्चर ऑन जूरिपेंडेंस, बताएं। लेक्चर ऑन जूरिपेंडेंस एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसको लिखने वाले विद्वान है ऑस्टिन, उन्होंने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अस्वीकार किया। तो किसने किया था, सर हेनरी मैन ने किया था। ऐतिहासिक आधार पर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँ। आपको बता दूं इससे बाद में जो होगा आपके और भी वीडियोज़ आएंगी, ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी। अगला प्रश्न, संप्रभु मतलब कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा था। मैंने आपको बताया था कानून संप्रभु की आवाज़ मतलब कि आज्ञा है या आदेश है, ऐसा कहने वाले विद्वान कौन है, ऑस्टिन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, कानून की परिभाषा को देते हुए ऑस्टिन महोदय ने कहा था। और 9वां चैप्टर का आपके नाम है कानून यानी लॉ, और इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जानना है, ठीक है। तो राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले जो नियम होते हैं उन्हीं को कानून कहते हैं। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में कानून की परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम जो होते हैं उसी को हम कानून कहते हैं। जबकि प्रसिद्ध विधान शास्त्री हैं ऑस्टिन, वो कहते हैं कि कानून संप्रभु की क्या है, आज्ञा होती है। पाउंड कहते हैं कि न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। प्रोफेसर सालमंड कहते हैं कि कानून नियमों का वह समूह होता है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो आचरण के उस सामान्य नियमों को कानून कहेंगे जो मनुष्य के बाहरी आचरण से रिलेटेड होते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है, और यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सबसे ऊंची होती, सबसे बढ़िया होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कानून कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत कानून, सार्वजनिक कानून, संवैधानिक कानून, सामान्य कानून, प्रशासकीय कानून, प्रथागत कानून, अध्यादेश, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो कानून के ये सब प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अच्छा, जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उसी को दंड भी दिया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका आ चुका, पहला प्रश्न है कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा। तो ऐसा कहने वाले विद्वान है ऑस्टिन महोदय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है भाई, प्रश्न आपका आ चुका है निम्नलिखित में से किस एक विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। तो किस में समझा जाता है भाई, समाज मतलब शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन से किसने कहा था कि कानून के विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है, प्रतिदिन का भोजन नहीं है, किसने कहा था। बहुत बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्या है, कानून के विरोध का अधिकार शरीर के लिए औषधि है, प्रतिपादन का भोजन नहीं, मतलब प्रतिदिन का भोजन नहीं है, एक औषधि होता है शरीर के लिए। कानून के विरोध का अधिकार जो दिया जाता है लोगों को, वो शरीर के लिए क्या है, एक औषधि का काम तो करता है, लेकिन प्रतिदिन का भोजन नहीं कि डेली आप वही करते रहो, विरोध ही करते रहो कानून बने तो। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहने वाले विद्वान है बर्क महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, किसने कहा था कि कानून नियमों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है तथा न्याय व्यवस्था के प्रशासन में
लागू करता है? बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, सालमंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे कानून का लक्षण नहीं है? तो अच्छे कानून के लक्षण स्पष्टता होती है, निष्पक्षता होती है, व्यवहारिकता भी होती है। जटिलता अगर होगी कानून में तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो कानून एकदम से सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से छठा नंबर, किसने कहा कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं तथा उनको इसका अधिकार भी है? बताइए, तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा जस्टिस होल्मस महोदय ने कहा था कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको इसका अधिकार भी होता है कानून बनाने का। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। प्रश्न है, प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है? बताएं। तो प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है भाई? फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है? बताएं, किसने कहा था? तो ऐसा मैकाइवर ने कहा था कि राज्य जो होता है कानून का शिशु और जनक दोनों है। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में कानूनों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आधुनिक युग में जो कानून है उनका प्रमुख स्रोत है व्यवस्थापिका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न है कि किस विचारक के अनुसार व्यक्ति कानून का पालन भय से नहीं बल्कि अपने औचित्य के कारण करता है? तो ये किस विचारक का मानना था? तो ये मानना था ह्यूगो क्रेव का। ठीक है, ह्यूगो क्रेव का ये एक प्रकार से विचार है। ह्यूगो क्रेव कहते हैं कि व्यक्ति कानून का पालन भय से नहीं करता बल्कि उसके औचित्य के कारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी लोगों से निवेदन रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न है कि आँख के लिए, अच्छा ये प्रश्न जो है आपका जो है 10वें प्रश्न मतलब कि 10वां चैप्टर है, दंड यानी पनिशमेंट। पनिशमेंट की बात की जाए तो दंड जो होता है कानून का, जब आप कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उससे उसको दंड के मतलब दिया जाता है। तो प्रश्न यही पूछा गया कि आँख के लिए, आँख तथा दांत के लिए दांत का नियम दंड के किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो ये दंड के खास करके प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है कि तू हमें एक झापड़ मारा तो हम तुम्हें एक थप्पड़ मारा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि एक दांत अगर आपने हमारा तोड़ा तो हम आपके एक दांत तोड़ेंगे, आपने आँख हमारी ली तो हम आपकी आँख भी खत्म कर देंगे। तो ये प्रतिशोध होता है अंदर, तो ये प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार दंड में भावना या दुर्भावना से काम नहीं किया जाना चाहिए? बताइएगा, तो किस विचारक के अनुसार दंड में भावना या दुर्भावना से काम नहीं किया जाना चाहिए भाई? तो किस विचारक के अनुसार, किस विचारक ने ऐसा माना? तो उस विचारक का नाम है बेंथम, जर्मी बेंथम इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा। प्रश्न है, टी एच ग्रीन के अनुसार एक आदर्श दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए? तो किस सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए भाई? बताइएगा, तो उस सिद्धांत का क्या नाम होगा? बिल्कुल, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, सुधारवादी सिद्धांत और निवारक सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से किस देश में मृत्युदंड समाप्त नहीं किया गया है? बताएं, तो किस देश में मृत्युदंड अभी तक समाप्त नहीं किया गया भाई? तो उस देश का क्या नाम है? भारत जो है मृत्युदंड समाप्त नहीं किया गया अभी तक। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में मृत्युदंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आ सकता है। 20वीं सदी में मृत्युदंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है कलवर्ट महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा कर ली। बीच बीच में मैंने कुछ जानकारी भी दी है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।